नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। अपने इस चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे विषय या यूं कहें ऐसे अनुच्छेद जो विशेष कॉन्सेप्ट रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं, उन पे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आज अपना पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, जिसके अंदर विधि को परिभाषित किया गया। न केवल इसमें विधि को परिभाषित किया गया है, बल्कि ये आधार है मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों के आधार के साथ में ये आधार है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का। ऐसे ही कुछ अन्य अनुच्छेदों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इन अनुच्छेदों का महत्व संविधान की व्यापक समझ के लिए भी है, साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं तो उसमें भी ये व्यापक महत्व रखते हैं। इनसे सीधे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ इनका तात्विक महत्व भी काफ़ी है। कॉन्सेप्ट जो इनके हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो संविधान की व्यापक समझ के लिए इन पे चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इसे शुरू करते हैं हम आज। अनुच्छेद 13 पे चर्चा शुरू करने से पहले अनुच्छेद 13 की समझ के लिए अनुच्छेद 12 पे एक संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक रहेगा। अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है राज्य को, क्योंकि जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं वो व्यक्ति के विरुद्ध भी है और साथ ही राज्य के विरुद्ध भी है। राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं हमें मूल अधिकार। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि राज्य है क्या, किसे कहेंगे राज्य। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 क्या बताता है? राज्य की प्रथम भाग में संघ की सरकार व संसद, संघ की सरकार व संसद राज्य में शामिल है। दूसरा, राज्यों की सरकार व उनके विधानमंडल, ये भी राज्य में शामिल है। तीसरा शब्द इसमें लिया गया है स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा अन्य प्राधिकारी। संघ की सरकार व उसकी संसद राज्य में शामिल रहेगी। राज्यों की सरकार, जितने भी राज्य विधानमंडल है उनकी सरकार और उनके जो विधानमंडल है वो शामिल रहेंगे। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी से आशय है नगरपालिका, नगरपालिका हो सकती है, पंचायत हो सकती है आदि स्थानीय निकाय, ये सब भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा शामिल है अन्य प्राधिकारी। इसके अलावा इसकी परिभाषा में शामिल है अन्य प्राधिकारी। इस अन्य प्राधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और अन्य न्यायालयों में कई बार वाद भी गए हैं
किस अन्य प्राधिकारी में किसे शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो और उच्च न्यायालयों के जो विभिन्न निर्णय रहे हैं उसके अनुसार इस अन्य प्राधिकारी में वे सभी निकाय हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें संसद या विधानमंडल के कानून के द्वारा स्थापित किया गया है, और जो संसद, सरकार या राज्यों की सरकार या विधानमंडल या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित किसी भी कानून के द्वारा या उनके बिहाव से कार्य कर रहे हैं। जैसे LIC अन्य प्राधिकारी में हो सकता है, यूनिवर्सिटी अन्य प्राधिकारी में हो सकती है, लोक सेवा आयोग RPSC अन्य प्राधिकारी में हो सकते हैं। ये सभी किसमें शामिल हैं? अन्य प्राधिकारी में। अर्थात मूल अधिकार जो है उसमें राज्य शब्द कहीं भी आता है, राज्य से संरक्षण की कहीं भी बात होती है तो वो सब इनसे संरक्षण की बात की जा रही है। अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है राज्य को। राज्य की परिभाषा के बाद में हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या लिखा गया है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ध्यान रखें, ये आधार है न्यायिक सक्रियता का। न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो न्यायपालिका को मिल गई, लेकिन न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के बाद में क्या करेगा यदि कोई कानून जो है वो मूल अधिकारों से असंगत पाया जाए? ये अनुच्छेद है जो कहता है कि न्यायपालिका जो है उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। 3-4 बातें उन पे चर्चा करते हैं। एक तो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत, असंगत का मतलब हो गया जो मेल न खाए, जो मेल न खाए। किससे? मूल अधिकारों से। जो मूल अधिकारों से असंगत हो, उससे मेल न खाए, या उसका अल्पीकरण। अल्पीकरण का आशय है जो उसके प्रभाव को कम करता हो, जो उसके प्रभाव को कम करता हो। अर्थात कोई भी ऐसी विधि, कानून जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती हो या उसके प्रभाव को कम करती हो, वो जितनी उसका उल्लंघन कर रही है, जितनी उससे असंगत है, किससे? मूल अधिकारों से, उस मात्रा तक वह शून्य मानी जाएगी। अब इसके अंदर जो शब्द आगे दिए गए, अनुच्छेद 13(1) में दिया गया है प्रवर्त विधियां। सभी चीजें स्पष्ट होगी धीरे धीरे आगे। इसमें कहा गया है कि प्रवर्त विधियां, अनुच्छेद 13(1) हमें बताता है प्रवर्त विधियों के बारे में। प्रवर्त विधियों से आशय है लॉ इनफोर्स, अर्थात कानून जो संविधान लागू होने से पहले निर्मित हो एवं वर्तमान में प्रभावी हो। प्रवर्त विधियों से क्या आशय है? ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले, अर्थात 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले बना लिए गए हो कोई भी कानून,
और वर्तमान में प्रभावी हो, वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान का आशय 26 जनवरी की तिथि और उससे बाद में, वो सभी किस में आएंगे? प्रवर्त विधियों में। ऐसे बहुत से कानून हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए थे और वर्तमान में भी लागू है, जैसे हमारी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी। ऐसे बहुत से एक्ट हैं, कानून हैं जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए थे और वर्तमान में भी लागू है। वो किस में शामिल होंगे? विधि की परिभाषा में। कानून किसे कहेंगे? प्रवर्त विधियां भी इसमें शामिल है। इन प्रवर्त विधियों के लिए यह कहा गया है कि यदि ऐसे कोई भी कानून हैं जो संविधान लागू होने से पहले निर्मित किए गए हों, वर्तमान में लागू हों, वो जो है ये असंगति की मात्रा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) क्लोज ये बताता है कि प्रवर्त विधियां क्या है। प्रवर्त विधियों से आशय है ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले निर्मित किए गए हों एवं वर्तमान में भी प्रभावी हो, लागू हों। ऐसे कानून असंगति की मात्रा तक शून्य होंगे। असंगति का आशय हुआ कि ऐसे कानून बनाए गए हैं और वो मूल अधिकारों से असंगत हो, उनसे मेल नहीं खाते हो, क्योंकि मूल अधिकार दिए गए मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले कोई भी कानून बना है और वो मूल अधिकारों के साथ में मेल नहीं खाता है, तो वो पूरे का पूरा कानून रद्द घोषित करके, शून्य घोषित कर न करके, कितना शून्य घोषित कर दिया जाएगा? जितना कि वो असंगत है। किससे? मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों से जितना भी असंगत है उस मात्रा तक वह क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। ये तो बात किसके बारे में है? प्रवर्त विधियों के बारे में, अर्थात जो कानून पहले से बन चुके हैं। दूसरा है राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा। अर्थात अब जब संविधान लागू हो चुका है उसके बाद में भविष्य में भारत सरकार द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या अन्य किसी भी द्वारा कोई भी विधि यदि बनाई जाती है तो वो ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करे या उसका उल्लंघन करे। तो राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा, इससे आशय है भविष्य में बनाए जाने वाले कानून, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद में यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो राज्य ये ध्यान रखेगा कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे या उसका उल्लंघन करे। यदि बाद में भी ऐसा कानून बना लिया जाए तो यही अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 13 का क्लोज 2, कि ऐसा कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। क्या आशय हुआ? क्योंकि यदि ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे या उसका उल्लंघन करे, तो यह क्या माना जाएगा? संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको उल्लंघन करते हुए बनाया गया कानून माना जाएगा। तो जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उस मात्रा तक, अर्थात मान लीजिए एक कानून बनाया गया जो मूल अधिकारों से असंगत है, लेकिन उसके कुछ अनुच्छेद या कुछ धाराएं मूल अधिकारों से असंगत है, तो उस पूरे कानून को रद्द घोषित न करके जो धारा, जो अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत है, उसका उल्लंघन करती है, वह जो है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात उल्लंघन की मात्रा तक वो कानून शून्य हो जाएगा। दो बातें होगी, प्रवर्त विधियां जो पहले से लागू है, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा, अर्थात भविष्य में यदि कोई कानून बनाता है तो यहां पे लागू होता है सिद्धांत दो जो चर्चा में आते हैं। एक है आच्छादन का सिद्धांत और एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत। मूल अधिकारों के संबंध में ये दो सिद्धांत हैं। आच्छादन का सिद्धांत जो है वो जुड़ा हुआ है प्रवर्त विधियों से।
आच्छादन के सिद्धांत का आशय होता है, आच्छादन से, शब्द से सीधा सा आशय है किसी भी चीज को ढक लिया जाना, आच्छादित कर लिया जाना। इसका क्या आशय है? आच्छादन के सिद्धांत का आशय क्या है? कि कोई भी प्रवर्त विधि जो 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू है और उसके बाद में भी लागू है, बनाई पहले गई है, और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो उसे क्या किया जाए? क्या पूरे के पूरे को रद्द घोषित कर दिया जाए? नहीं, उसके बारे में लागू होता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब है कि ढक लिया जाना, अर्थात ऐसी विधियां, ऐसी प्रवर्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है उसका अल्पीकरण करती है, वो मूल अधिकारों के भाग 3 द्वारा आच्छादित कर ली जाएगी। अर्थात ऐसी विधियां भाग 3 द्वारा आच्छादित कर ली जाएगी, ढक ली जाएगी। कैसी विधियां? ऐसी प्रवर्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है या उसका उल्लंघन करती है, वो क्या कर ली जाएगी? ढक ली जाएगी। किसके द्वारा? संविधान द्वारा प्रदत्त भाग 3 के मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाएगी, उन्हें ढक लिया जाएगा। अगर वो मूल अधिकारों से असंगत रहती है तब तक वो ढकी रहेगी, यदि मूल अधिकारों से वो असंगत नहीं रहती है तो स्वतः ही लागू हो जाएगी, उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा, आच्छादित कर लिया जाएगा। ये आच्छादन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, प्रवर्त विधियों से जुड़ा हुआ है। दूसरा है पृथक्करणिता का सिद्धांत। इससे क्या आशय? ये जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 13 के क्लोज 2 से। ये क्या कहता है कि राज्य 26 जनवरी 1950 के बाद में यदि कोई कानून बनाता है और वो मूल अधिकारों से असंगत है, वो असंगत नहीं कहा जा कि क्या कहा जाएगा? उल्लंघन, क्योंकि राज्य को ये पता है कि मूल अधिकारों से इतर कोई कानून हम नहीं बना सकते, तो उसने अगर ऐसा कोई कानून बनाया है तो वो बनाया है भाग 3 का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि राज्य को पता था। उसके बाद में भी अगर ऐसा कोई कानून बनाया है तो मान लीजिए उस कानून के अंदर कुल 50 धाराएं हैं, 50 में से 2 धाराएं, धारा नंबर 3 और 4 मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उस पूरे कानून को रद्द न घोषित करके उसमें से जो भी धाराएं हैं, धारा 2 और 3, वो क्या कर दी जाएगी? पृथक कर दी जाएगी उस कानून से। अर्थात जो भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करे उसे पृथक कर दिया जाएगा। यह बात किस पे लागू होती है? राज्य जो 26 जनवरी 1950 के बाद में कानून बनाएगा तो उसमें से उस हिस्से को पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, उसका उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 का क्लोज 1 बताता है प्रवर्त विधियों के बारे में, 2 बताता है राज्य भविष्य में जो विधियां बनाएगा उनके बारे में। अब यहां पे एक बात पैदा होती है, चर्चा में आती है, वो है कि विधियां क्या है। विधियां शब्द जो लिखा गया है या विधि शब्द जो लिखा गया है उसमें शामिल क्या है, किसे शामिल कहेंगे? राज्य को तो अपने पढ़ चुके पहले। अनुच्छेद 12 ने यह तो परिभाषित कर दिया कि राज्य में क्या क्या शामिल है। यहाँ पे राज्य शब्द बार बार आ रहा है, राज्य ऐसी विधियां नहीं बनाएगा, तो राज्य तो परिभाषित हो चुका, लेकिन विधि किसे कहेंगे, कानून किसे कहेंगे? कानून में तो बहुत व्यापकता आ जाती है। क्या प्रधानमंत्री जी द्वारा मौखिक दिया गया आदेश कानून कहा जाएगा, या जो लिखित में जारी किए जाएं वो ही कानून होंगे? संसद और विधानमंडल जो बनाए वही कानून होंगे, या राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसे भी कानून कहेंगे? एक जिलाधिकारी द्वारा, कलेक्टर द्वारा जारी किया गया आदेश, उसे कहाँ रखेंगे? आरपीएससी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, अगर ये सब चीजें
मूल अधिकारों को अल्पीकरण करे, उनका उल्लंघन करें, तो क्या उसे विधि की परिभाषा में शामिल रखेंगे या नहीं रखेंगे? इन सब को स्पष्ट करता है अनुच्छेद 13 का क्लोज 3। ये परिभाषित करता है विधि को। इसमें ये शब्द लिखे गए हैं जो शामिल रहेंगे विधि में। क्या क्या लिखा गया है? अध्यादेश। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जो जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल द्वारा, अनुच्छेद 123 के तहत। तो वो अध्यादेश यदि मूल अधिकारों से असंगत हो, अल्पीकरण करता हो, तो भी वो किस में शामिल रहेगा? विधि में शामिल रहेगा। और ऐसा कानून जो है वो शून्य घोषित हो जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। दूसरा, आदेश, ये भी इसमें शामिल रहेगा, ऑर्डर। उपविधि, इसको कहते हैं इंग्लिश में बायलॉ, अर्थात कोई कानून या कोई विधि पहले बनाई गई है लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसके साथ में कोई और भाग जोड़ा गया, वो उपविधि में शामिल रहेंगी। वह भी किस में शामिल रहेगा? कानून की परिभाषा में शामिल रहेगा। नियम, कोई रूल्स जारी किए गए हों, विभिन्न प्रकार के नियम जारी किए जाते हैं, वो भी किस में शामिल रहेंगे? विधि की परिभाषा में। विनियम, रेगुलेशंस यदि कोई जारी किए जाते हैं तो वो भी इसी में शामिल रहेंगे। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने कुछ नियम या रेगुलेशन जारी किए, वो एडमिशन के संबंध में हो सकते हैं या अन्य प्रकार के हो सकते हैं, और उससे किसी छात्र के मूल अधिकारों का हनन होता है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे नियम हैं, विनियम हैं, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। वह व्यक्ति, वह छात्र यदि कोर्ट में जाता है और कहता है कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है राज्य द्वारा क्यों किया गया है? क्योंकि यूनिवर्सिटी अन्य प्राधिकारी में अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में शामिल है, और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अल्पीकरण या उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाए तो उस उल्लंघन की मात्रा तक वह शून्य घोषित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यह विधि भी है। विधि क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 13 का क्लोज 3 कहता है कि विधि में नियम और विनियम शामिल है, तो यह भी शामिल हो गया। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, जैसे आरपीएससी द्वारा जारी किया जाता है, यूपीएससी द्वारा जारी किया जाता है। आरपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया, तो वो भी किस में माना जाएगा? कानून में। और आरपीएससी अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारी में शामिल है, तो उसके विरुद्ध भी जाया जा सकता है। फिर महत्वपूर्ण शब्द है रूढ़ि और प्रथा। कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के एग्जाम में। लिख दिया जाता है कि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान द्वारा शामिल नहीं किया गया? एक लिख दिया अध्यादेश, एक लिख दिया आदेश, एक लिख दिया अधिसूचना, और एक इनमें से एक शब्द ले लिया रूढ़ि और प्रथा। पढ़ने में एक बार शुरू में ठीक से नहीं पढ़ा हो तो अजीब सा लगता है कि रूढ़ि और प्रथा जैसे शब्द तो यहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन दिए गए। रूढ़ि और प्रथा शब्द दिए गए हैं। संविधान सभा में जब विचार विमर्श चल रहा था तब भी इस पे चर्चा हुई थी कि रूढ़ि शब्द को कानून या विधियों की परिभाषा में जहां पे परिभाषित किया गया उसमें शामिल करें या न करें। अंबेडकर जी ने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा था कि रूढ़ि शब्द शामिल किए जाने का युक्त कारण है। कारण ये है कि जब हम बात करेंगे प्रवर्त विधियों की, तो प्रवर्त विधियों के संबंध में रूढ़ि या प्रथा को जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो सदस्य थे जिन्होंने इस पे आक्षेप किया था, बात उठाई थी, उनका यह कहना था कि जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य किसी रूढ़ि या प्रथा को क्यों लागू करेगा कानून के रूप में? राज्य एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर रहे हैं, संविधान द्वारा स्थापित कर रहे हैं, तो वो रूढ़ि और प्रथा को क्यों लागू करेगा? तो अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया था कि प्रवर्त विधियों में ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो रूढ़ि या प्रथा के रूप में लागू हो, और जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो तो उसे भी शून्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है? विधि की परिभाषा में शामिल है। जैसे सती प्रथा चल रही थी, ये क्या थी? एक रूढ़ि थी, और ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी। हालिया एक मुद्दा, ये भी क्या है? रूढ़ि या प्रथा है।
ये भी मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन करे तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 13 एक में प्रवर्त विधियां वो भी शामिल रहेगी। दूसरा, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा भविष्य में जो मूल अधिकारों से का उल्लंघन करती हो। दो सिद्धांत देखें, आच्छादन का सिद्धांत इस पे लागू होता है, पृथक्करणता का सिद्धांत इस पे लागू होता है। फिर अनुच्छेद 13 का क्लोज 3 परिभाषित करता है विधि को, कि विधि के अंतर्गत क्या शामिल है। अनुच्छेद 13 का क्लोज 4 क्लोज दिए गए अनुच्छेद 13 के अंदर। पहला, प्रवर्त विधियां। दूसरा, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तीसरे में लिखा गया है कि विधि में क्या शामिल है। हालांकि तीसरे के 2 पार्ट हैं, क और ख। अनुच्छेद 13(3) का क जो है वो तो बताता है विधि के बारे में, और ख बताता है प्रवर्त विधियों के बारे में, वो हम चर्चा कर चुके। इसका क्लोज 4 मूलतः संविधान में नहीं था। ये क्लोज कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 का ये क्लोज जोड़ा गया। क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 में संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं होगा, या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। इस पे व्यापक विवाद रहे। संविधान लागू होने के बाद में ही मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो संसद की सीमा क्या हो, कितना संशोधन किया जा सकता है, इन सब पे चर्चा शुरू हुई थी। ये न्यायालय में वाद भी गए थे। तो 24वें संविधान संशोधन ने संविधान में ये जोड़ दिया स्पष्ट रूप से। अनुच्छेद 13 के 4 नंबर क्लोज में ये लिख दिया गया कि संविधान संशोधन यदि किया जाता है तो उसे विधि की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे। अर्थात आप संविधान संशोधन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। संविधान में संशोधन करके आपके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। उसे विधि की परिभाषा में, जहाँ पे अपने पढ़ा अधिसूचना, नियम, विनियम, प्रथा वगैरह, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। किसको? संविधान संशोधन को। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 13 के क्लोज 4 में। कब लिखा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। एक और सिद्धांत, 3 सिद्धांत चलते हैं मूल अधिकारों के संबंध में। पहला, आच्छादन का सिद्धांत जो प्रवर्त विधियों पर लागू होता है। दूसरा, पृथक्करणता का सिद्धांत जो कि राज्य बाद में विधि बनाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, उसमें लागू होता है। और तीसरा सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया जा सकता। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि मूल अधिकार जो भाग 3 में प्रदत्त किए गए हैं, राज्य द्वारा संरक्षित किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी गारंटी देता है, उन मूल अधिकारों को स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे मूल अधिकार स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं। जैसे आत्महत्या करना एक अपराध है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार, जीवन के संरक्षण की व्यवस्था राज्य द्वारा की गई है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। इसी को क्या कहा गया? अधित्याग का सिद्धांत। ये भी लागू होता है।
अब ये विवाद रहा था अनुच्छेद 13(4) के बारे में कि यदि मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं नागरिकों को और संसद यदि उसमें संशोधन करेगी तो फिर तो समस्या हो जाएगी। संसद उसमें परिवर्तन करके मूल अधिकारों को छीन भी सकती है और संशोधन कर भी सकती है या नहीं कर सकती। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, तात्कालिक रूप से संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में जो वर्णित किया गया था उसको लेके ये मामला कोर्ट में चला गया, काफी विवादित रहा था। तो ये संविधान संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन की सीमा क्या हो, कितना संशोधन कर सकती है, क्या मूल अधिकारों में पूर्णतः परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि विधि की परिभाषा में तो ये शामिल नहीं है। आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जा नहीं सकते, संरक्षण आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि संविधान संशोधन तो विधि की परिभाषा से ही बाहर है। तो संसद मूल अधिकारों में कितना संशोधन कर सकती है, इस पे लेके काफी विवाद हैं, वाद थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उधर से संसद द्वारा संशोधन किए गए, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में गए। ये हमें मूल अधिकारों के संबंध में या अनुच्छेद 13 की विधि के संबंध में व्यापक समझ प्रदान करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। पहला ही संविधान संशोधन हो गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही। और यह भी ध्यान रखें कि ये 1951 का जो संविधान संशोधन किया गया था वो संसद द्वारा नहीं किया गया था, निर्वाचित संसद द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय निर्वाचित संसद कार्यरत ही नहीं थी। ये संविधान सभा द्वारा ही संशोधन किया गया था। संविधान सभा जो विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी उस समय यह संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन क्या जोड़े गए, अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख जोड़े गए। कुल मिला के ये क्या करते हैं, संपत्ति के अधिकार में कटौती करते हैं। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 31 क और 31 ख। क्या करते हैं ये, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती करते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, अब तो इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, लेकिन उस समय मूल अधिकार था। तो यदि संपत्ति के अधिकार में संसद द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो उस समय तक ये नहीं लिखा गया था कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो ये मामला कोर्ट में गया। दूसरे अनुच्छेद में क्या था, इसमें जोड़ी गई थी 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके कानूनों को संवैधानिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4) में भी संशोधन किया गया। 15(4) में क्या लिखा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं और इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके संरक्षण के लिए, उनके हित के लिए राज्य कार्य कर सकेगा। अनुच्छेद 15(4) जो था उसमें मूल रूप से दो ही बातें लिखी हुई थी, एक तो स्त्री और बालकों, अर्थात राज्य जो है वो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 15(4) ये कहता था कि राज्य जो है वो बालकों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना चाहिए अलग से, और उससे दूसरे व्यक्तियों के साथ में ये नहीं कहा जाएगा कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लिए अलग कानून राज्य बना सकता है। तो इसको व्यापक किया गया। स्त्री और बालक तो पहले से ही लिखे हुए थे, अब इसमें लिखा गया सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं SC व ST, अर्थात इनके लिए भी राज्य यदि कोई अलग से कानून बनाता है, कुछ रियायतें देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 15 में जो लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ऐसा कर रहा है कि वह तो भेदभाव कर रहा है, इन लोगों को कुछ विशेष संरक्षण देके, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा अनुच्छेद 19(2) जोड़ा गया।
अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) द्वारा लगाए गए। अर्थात प्रथम संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार में कटौती कर गया। 15(4) में यह लिख दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य कुछ कार्य कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी उस पर भी उसने युक्तियुक्त कुछ प्रतिबंध लगा दिए। जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि महान के लिए, यानी महान का कोई कार्य करने वाला, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस प्रकार के यदि काम हो तो उनके आधार पे ऐसे कार्य यदि किसी व्यक्ति द्वारा किए जाए तो उनके आधार पे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे। जैसे ही मूल अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया गया 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। तो ये संसद के द्वारा संशोधन किया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में यह मामला सुना गया। कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय किया? अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में विधि में शामिल नहीं। यह बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके यदि कोई बात जोड़ी जाती है तो उसे आप अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते। अर्थात ये सब संशोधन किए गए थे वो संविधान में संशोधन करके किए गए थे अनुच्छेद 368 के तहत, और संसद को ये अधिकार है, शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन करके कुछ भी जोड़ सकती है। उसे आप अनुच्छेद 13 की विधि के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। शंकरी प्रसादवाद में यह निर्णय दिया गया, पहली बात तो ये। दूसरा, मूल अधिकारों सहित कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संसद जो है वो मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह उसकी शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किसके पक्ष में दिया गया? शंकरी प्रसादवाद में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया कि ये जो संशोधन सभी किए गए हैं वो सही है, भले ही यह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हो। ये तो प्रथम संशोधन की बात हुई। उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन फिर से ये चर्चा में आया। 24वां संविधान संशोधन 1971, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, समाजवादी नीतियां लागू करनी थी उन्हें। उनके द्वारा प्रीव्यू पर्स के मामले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब मामले किए गए थे डीपीएसपी को प्रभावी करने के लिए। तो उसी दौरान किया गया था 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? एक तो ये लिखा गया कि अनुच्छेद 368 में शक्ति भी है। अनुच्छेद 368 में शक्ति भी है। इसमें एक पेज लैप्स हो रहा है। जिस पे वैसे ही चर्चा कर लेते हैं हम। इस शंकरी प्रसाद जो मुकदमा था उसके बाद में यह आया था गोलकनाथ वाद 1967। गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संसद न तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसादवाद, सरकार का पक्ष लिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है,
अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन बीच में गोलकनाथ वाद, इस गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया कि एक तो संसद द्वारा किया गया संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल है, संसद द्वारा किया गया संशोधन विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 13 में शामिल है, अतः उसे चैलेंज किया जा सकता है इस आधार पर कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। दूसरा यह था इसमें यह कहा गया कि संसद के पास में यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सके। इसमें यह कहा गया कि संसद के पास में यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सके, क्योंकि जो मूलतः ये अनुच्छेद था, अनुच्छेद 368 जिसे हम वर्तमान में पढ़ते हैं, उसमें बदलाव किया गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। उससे पहले ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि संसद संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, क्या लिखा हुआ था अनुच्छेद 368 में? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बताता है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, संसद को यह शक्ति नहीं देता कि वह मनमर्जी से संशोधन कर सके। अनुच्छेद 368 केवल यह बताता है कि आप इस प्रक्रिया का पालन करें और संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने संशोधन कर सकते हैं या आपको शक्ति प्रदान नहीं हो जाती कि आप मन मर्जी से संशोधन कर सकें। अर्थात शंकरी प्रसाद का जो निर्णय था उसे उलट दिया गया, किसमें? गोलकनाथ वाद में। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद संशोधन भी नहीं कर सकती, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में भी शामिल होगा अनुच्छेद 368, ये सब हुई। इसके जवाब में सरकार के द्वारा कौन सा लाया गया? 24वां संविधान संशोधन। किसके जवाब में? गोलकनाथ वाद के जवाब में, क्योंकि गोलकनाथ वाद ने रोक लगा दी, आप संशोधन तो कर ही नहीं सकते किसी भी प्रकार का मूल अधिकारों में। और डीपीएसपी को लागू करने के लिए संशोधन किए जाने आवश्यक थे समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए। ये बाकी हम चर्चा करेंगे। 24वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? एक तो ये लिख दिया गया कि अनुच्छेद 368 में शक्ति भी, अनुच्छेद 368 आप वर्तमान में पढ़ेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया, इसमें क्या लिखा हुआ है वर्तमान में? संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया। क्योंकि गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 केवल क्या प्रदान करता है? प्रक्रिया प्रदान करता है, बताता है कि इस प्रक्रिया का पालन करके आप संशोधन कर सकते हो, शक्ति नहीं प्रदान करता। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन कर दिया गया। अनुच्छेद 368 में सरकार ने कहा कि हम शक्ति भी ले ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। इसमें क्या लिख लिया गया कि इसमें अनुच्छेद 368 में संसद के पास में शक्ति भी है। तो पहला संशोधन तो ये किया गया। दूसरा, अनुच्छेद 368 3 जोड़ा गया। किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या लिखा गया? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। अर्थात अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा। अब से पहले तो केवल शंकरी प्रसाद निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया था। इससे पहले गोलकनाथवाद ने वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी ओवर रूल कर दिया। तो उसके जवाब में 24वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से लिख ही दिया गया कि अनुच्छेद 368 3 में ये क्लोज ही जोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। उधर अनुच्छेद 13 में ये बात अनुच्छेद 13 4 में जोड़ दी गई इसी संविधान संशोधन के द्वारा कि संविधान संशोधन द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 की विधि में शामिल नहीं होगा। प्रभाव किस पे पड़ा? मूल अधिकारों पे।
संसद को शक्ति मिल गई कि वह मूल अधिकारों में जितने मर्जी संशोधन कर सकती है, उस पर कोई सीमा नहीं है। और साथ ही ऐसा संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। विधि की परिभाषा में शामिल न होने का आशय हुआ कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद में 25वां संविधान संशोधन 1971 ये भी लाया गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31 ग। अनुच्छेद 31 क और ख प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिए गए थे। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती कर रहे थे कहीं ना कहीं, इसी को और बढ़ाया गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद जोड़ा गया 31 ग या 31 सी। इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि अनुच्छेद 39 ख और ग, अनुच्छेद 39 ख और ग के तहत जो डीपीएसपी है उनको लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 व 31 इन डीपीएसपी को अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत जो डीपीएसपी है उनको लागू करने के लिए यदि अनुच्छेद 14, 19 या 31 प्रभावित होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 ग जो है वो संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 39 ख व ग को। किससे? अनुच्छेद 14, 19 और 31 से। तो फिर से मूल अधिकारों में हस्तक्षेप हो गया। दूसरा बात ये लिख दिया गया कि यदि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं कि अनुच्छेद 39 ख ग को लागू करना है और इसे लागू करने के लिए कोई कानून यदि बनाया जाए, कोई कानून यदि बनाया जाए तो उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि उसे संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 31 ग के द्वारा। 31 ग इसे संरक्षण प्रदान कर देता है। तो फिर से मूल अधिकार जो है वो प्रभावित हुए। दूसरा इन्होंने लिख दिया कि इसके इन्हें लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाए, यानी कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानून। किसकी समीक्षा नहीं की जा सकती? डीपीएसपी को लागू करने वाले किसी कानून की इस आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, कि वह 14, 19 या 31 प्रतिशत मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। फिर से मूल अधिकार प्रभावित हुए 25वें संविधान संशोधन द्वारा भी 1971 में, और फिर सबसे चर्चित 29वां संविधान संशोधन 1972 केरल भू सुधार अधिनियम 1969 था। केरल के अंदर भूमि सुधार से संबंधित, क्योंकि अनुच्छेद 31 ख जिसमें 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी वो इसीलिए शामिल की गई थी कि विभिन्न प्रकार के जो भूमि में सुधार से संबंधित अधिनियम हैं, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाए गए जो अधिनियम हैं, वो संपत्ति के अधिकार में कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर रहे थे। और यदि संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे थे, अनुच्छेद 31 में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें चैलेंज कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो वैसे जो अधिनियम है, वैसे जो कानून हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। अतः उन कानूनों को लागू करना जरूरी था। उन्हीं को लागू करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची में एक कानून था जिसका नाम था केरल भू सुधार अधिनियम 1969। इस कानून में
को क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और कुछ संशोधन भी किए गए इसमें। पहले 1969 का कानून था, 1972 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसको कहाँ शामिल कर दिया, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसे चैलेंज नहीं कर सकता इस आधार पे कि ये मूल अधिकारों को हानि पहुंचा रहा है। और इस केरल भू सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही प्रभावित हुए कौन, केशवानंद, केशवानंद भारती, केरल के एडिनर मठ के स्वामी केशवानंद भारती, केरल के ही रहने वाले थे। केशवानंद भारती के हित भी जमीन से संबंधित जो थे वो इनसे, इस कानून से, इस संशोधन से प्रभावित हुए और केशवानंद भारती चले गए सुप्रीम कोर्ट में। 3 संविधान संशोधन हुए थे, 71, 24वां, 25वां और 29वां। 29वें ने केरल भू सुधार अधिनियम को संशोधित किया, 9वीं अनुसूची में डाला। केशवानंद भारती के हित प्रभावित हुए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। केशवानंद भारतीवाद 1973 के नाम से निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, 13 सदस्यीय, इसके द्वारा निर्णय दिया गया। सबसे पहला काम तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला काम किया गया इसमें गोलकनाथवाद जो था उसको ओवर रूल कर दिया गया। गोलकनाथवाद को ओवर रूल कर दिया गया। ओवर रूल से आशय कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय पलट दिया, जो कहां दिया गया था, गोलकनाथवाद में। गोलकनाथवाद के निर्णय को ओवर रूल्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बात जो कही गई थी अब उसे हम निरस्त करते हैं। क्या कहा गया था उस समय, संसद के पास में शक्ति है कि वह जितने मर्जी संशोधन करें। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है अनुच्छेद 13 वाली बात। ये सब बातें ओवर रूल कर दी गई। और केशवानंद भारती में निर्णय क्या क्या दिए गए, पहली बात इन्होंने निर्णय दिया कि 24वां संविधान संशोधन तो वैध है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, वो वैध है। वैध होने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 368 में शक्ति भी है। वैध होने का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 368 में संसद को शक्ति है कि वो संशोधन कर सकती है, केवल प्रक्रिया नहीं, शक्ति भी है। दूसरी, अनुच्छेद 368(3), अनुच्छेद 368(3) भी सही माना जाएगा क्योंकि 24वां संविधान संशोधन ही वैध करार दे दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा, अनुच्छेद 13 की विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। केशवानंद भारतीवाद में स्वीकार कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। तीसरी बात यह भी स्वीकार कर ली गई कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। संसद फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 3 बातें तो ये स्वीकार कर ली गई केशवानंद भारतीवाद में, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया गया। तो अनुच्छेद 368 में संसद को शक्ति है, केवल प्रक्रिया नहीं, शक्ति भी दी गई है। अनुच्छेद 368(3) सही है जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, और संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। एक नया सिद्धांत इस समय दिया गया, मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन एक सीमा उस पर हमेशा लागू रहेगी, किसकी, मूल ढांचा की। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा के लक्ष्य में था, उसके दिमाग में था, जो उसके द्वारा लक्षित किया गया था, उसे आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। बाकी संशोधन कर सकते हो, पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो, इसमें कहीं संशय नहीं है। तीसरी बात इससे संबंधित थी
क्योंकि 25वें संविधान संशोधन में संसद द्वारा ये कहा गया कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती जो संसद के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई भी संशोधन हो उसकी न्यायिक मूल अधिकार भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, अर्थात आप उसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मूल अधिकारों की प्रकृति में ही जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य थे उसमें ही परिवर्तन कर दे। ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद निर्णय आया, उसके बाद में संसद द्वारा पारित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा ये किया गया एक व्यापक संशोधन था। इसमें क्या जोड़ा गया? वैसे तो बहुत सी बातें जोड़ी गई, अपने बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 से संबंधित और साथ में मूल अधिकारों से संबंधित। तो उससे संबंधित क्या था? अनुच्छेद 368(4) जोड़ा गया। क्या लिखा गया? मूल अधिकारों सहित किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती है की बजाय अपने लिखेंगे नहीं दी जा सकेगी, ऐसा लिखा गया। किसमें? अनुच्छेद 368(4) जोड़ा गया, अर्थात संविधान संशोधन को, क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित ही है ये 368, अर्थात संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, आप चैलेंज ही नहीं कर सकते न्यायालय में। दूसरी बात, अनुच्छेद 368(5) जोड़ा गया। क्या लिखा गया? संसद की संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। अर्थ क्या हुआ? संसद कितने भी व्यापक संशोधन कर सकती है। यह किसके संबंध में है? जो मूल ढांचे की सीमा लगवाई गई थी। केशवानंद भारतीवाद द्वारा 1973 में जो मूल ढांचे की सीमा लगाई गई थी संसद पे, उसे हटाने की कोशिश की गई 42वें संविधान संशोधन में, संशोधन करके अनुच्छेद 368(5) जोड़ के। क्या लिखा गया? कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, कोई मूल ढांचे की सीमा नहीं होगी, वह चाहे तो कितने भी व्यापक संशोधन कर सकती है, किसी भी चीज़ को बदल सकती है। और दूसरी बात, ऐसे संशोधन करने के बाद में उसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये बात कर रहे हैं मूल ढांचा के संबंध में रोक लगाने की, और ये बात की जा रही है न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने की, जो दोनों बातें केशवानंद भारतीवाद में कही गई थी। फिर से मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघवाद 1980, फिर से मामला इसमें गया 42वें संविधान संशोधन के बाद में। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय में एक तो अनुच्छेद 368(4) को निरस्त घोषित कर दिया गया, अर्थात ये जो लिखा गया था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस बात को निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरा, अनुच्छेद 331(ग) में भी कुछ न कुछ निर्णय दिया गया। 31(ग) 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस 31(ग) में, जहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 39(ख) और (ग) इनको लागू करने के लिए, डीपीएसपी का अनुच्छेद 39(ख) और (ग), इसको लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 या 31 ये प्रभावित होते हैं, तो आप
कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 31 ग जो है वो संरक्षण प्रदान करता है इसको। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी जगह लिख दिया गया सभी डीपीएसपी, अर्थात सभी नीति निर्देशक तत्वों को यदि लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और ऐसा कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों से असंगत है, तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इन डीपीएसपी को संरक्षण प्रदान किया है, व्यावृत्ति प्रदान कर दी अनुच्छेद 31 ग ने। ये जो सभी वाली बात थी उसको रद्द घोषित कर दिया मिनर्वा मिल्स वाद में। ये बात वर्तमान में भी लागू है। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, मूल ढांचे का अंग है, आप इसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। ये जो बात कही गई थी कि मूल अधिकारों सहित किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको हम निरस्त करते हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि संविधान संशोधन या किसी भी जो सुप्रीम अपने संसद द्वारा किया गया कार्य है उसकी समीक्षा की जा सकती है कोर्ट द्वारा, क्योंकि यह मूल ढांचे का अंग है, इसे आप नष्ट नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368(5) भी निरस्त कर दिया गया। क्या लिखा गया था? संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा है। क्या लिखा कि अनुच्छेद 368 में संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति है। हम ये तो शामिल स्वीकार करते हैं कि संसद को संशोधन की शक्ति है, लेकिन वो क्या है? सीमित है। और सीमा सबसे बड़ी क्या है? मूल ढांचे की। आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन मनमर्जी के संशोधन नहीं कर सकते। सीमा हमेशा लागू रहेगी किसकी? मूल ढांचा की। ये बातें मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। अब आते हैं कंक्लूजन पे। वर्तमान स्थिति क्या है? अनुच्छेद 13 की स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति ये है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन शामिल नहीं। अनुच्छेद 13 की वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की जो परिभाषा दी गई है उसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में संशोधन करता है। और इस संशोधन को स्वीकार भी कर लिया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती वाद में। तो एक तो ये है। दूसरा, संसद की संशोधन शक्ति क्या है? इसमें दो बातें। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद की संशोधन शक्ति, इस पे भी विवाद चला था। तो इस पे स्पष्ट है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह ध्यान किसका रखेगी? मूल ढांचा को हानि पहुंचाए बिना। संशोधन संविधान के किसी भी भाग में संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कोई सीमा नहीं है उस पर, बशर्ते वह ध्यान किसका रखेगी? मूल ढांचा को, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगी। और तीसरी बात,
न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है। ये ध्यान रखें कि केशवानंद भारतीवाद के बाद में, उसमें दिए गए निर्णय के बाद में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को, जारी किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उस पर कोई सीमा नहीं है। कई बार ये पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची सहित किसी भी कार्य की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा स्वयं किस में शामिल है, मूल ढांचा में शामिल है। इसे कभी भी संसद संशोधन के द्वारा नष्ट भी नहीं कर सकती। और इसको आधार कौन प्रदान कर रहा है, अनुच्छेद 13। और भी कई अनुच्छेद हैं जो इसे आधार प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 13 भी एक है। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो मूल ढांचे के भाग है, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और किसी भी कार्य की, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो राज्य द्वारा, संसद द्वारा, विधानमंडल द्वारा किया जाए जिसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके। न्यायिक समीक्षा हर एक कार्य की जा सकती है। वो बाद की बात है कि वो मूल अधिकारों से या संविधान के मूल ढांचे असंगत है। भाई मूल ढांचे की बात कब स्पष्ट होगा कि कोई चीज़ मूल ढांचे में शामिल है या नहीं है, जब उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा तो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, वो बाद की बात है कि उसे अवैध घोषित किया जाए या न किया जाए। तो ये चर्चा थी, एक व्यापक चर्चा अनुच्छेद 13 के संबंध में, क्योंकि यह अपने आप में एक तात्विक भाग रखता है, एक कॉन्सेप्ट रखता है जो चर्चा में भी रहता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। और आजकल जो नेचर चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, उसमें भी क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के आ रहे हैं। इसी प्रकार के संविधान के अन्य मुद्दे जैसे विधि की क्षमताएं, विधियों का समान संरक्षण हो गया, भारत राज्यों का संघ क्यों है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ऐसे सभी मुद्दों पर आगे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।